हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, क्लास सेवेंथ के एनसीईआरटी जियोग्राफी में हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। और एमसीक्यूज हम लोग कैसे करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो है कि प्रश्न है। और ये आपका प्रश्न जो है कि आपके एनसीईआरटी के बुक्स से जहाँ से बनाया गया है, उन जो है कि चीज़ों को मेन मेन पॉइंट को हाईलाइट कर दिया गया है। ठीक है, और देखिए ये आपका जो है कि प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका जो है कि यहाँ से बनाया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ से बनाया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, पहला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कहाँ पर भूकंप के कारण सर्वाधिक हानि होती है। ठीक है, तो भूकंप के कारण जो है कि सर्वाधिक हानि कहाँ पर होती है? क्या उद्गम केंद्र में होती है, या अधिक केंद्र के दूरस्थ भाग में होती है, या अधिक केंद्र के निकटतम भाग में होती है? ठीक है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भूकंप के कारण सर्वाधिक हानि अधिक केंद्र के निकटतम भाग में होती है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, देखिए भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकट स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, और यहीं से जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगे हैं? तो भूकंपी तरंगे कौन कौन सी होती हैं, ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। तो भूकंपी तरंगे देखिए, पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, और जो है कि यस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, और एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे, ये तीनों जो है कि कौन सी तरंगे हैं? तो ये जो है कि भूकंपीय तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे तीनों ये जो है कि आपकी भूकंपी तरंगे हैं। इसको शार्ट में आप जो है कि याद रख सकते हैं, PSL। ठीक है, पाकिस्तान सुपर लीग, ये आप जो है कि याद रख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये आपके बुक में भी दिया गया है। यहाँ से जब आप जाएंगे तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूँगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आपके NCERT बुक्स में ऐसा कार्टून टाइप जो है कि बनाकर यहाँ पे लड़का लड़की या कोई भी चित्र बना होगा और लिखा होगा क्या आप जानते हैं, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई होती है। ठीक है, देखिए भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन थी? पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। ठीक है, तो PSL आप जो है कि इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। तो ये महत्वपूर्ण है, और यहाँ से प्रश्न फ्रेंड्स बनता ही बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निम्न में से कौन सा अंतर्जनित बल का उदाहरण है? तो इसमें से कौन सा अंतर्जनित बल का जो है कि उदाहरण है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, अंतर्जनित बल इसमें भूकंप भी है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा भूस्खलन भी है, और ज्वालामुखी, ये सभी क्या हैं? अंतर्जनित बल के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके जो है कि बुक में भी दिया गया है बढ़िया तरीके से। निम्न में से कौन सा बहिर्जनिक बल का उदाहरण है? ठीक है, तो इसमें बहिर्जनिक बल का उदाहरण कौन कौन है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स पवन जो है कि आपका बहिर्जनिक बल का जो है कि उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप जो है कि इसको स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीके देखिए, चैप्टर नंबर 3 है। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे बहिर्जनिक बल अथवा एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। ठीक है। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानियां होती हैं। तो आप इसको अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये पृथ्वी की जो है कि गतियाँ हैं। ठीक है। ये पृथ्वी की जो है कि गतियाँ हैं और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा ये अंतर्जनित अंतर्जनित बल है और ये बहिर्जनित बल है। ठीक है। तो अंतर्जनित बल में ये कैसा होता है, ये आकस्मिक बल होता है, अपरदन और निक्षेपण के कारण होता है। भूकंप हो गया, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये क्या है, अंतर्जनित है। नदी, बहता जल, पवन, समुद्र तरंग और हिमनदी, ये क्या है, बहिर्जनित बल के उदाहरण हैं। तो ये आप जो है कि इसको याद रख सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा देखिए दिया गया है शब्दावली, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है या बना भी है। देखिए स्थल मंडलीय प्लेट, स्थल मंडलीय प्लेट का जो है कि कार्य क्या होता है, भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी होती हैं। ठीक है। और सबसे पहले फ्रेंड्स आपको जो है कि पता होना चाहिए महाद्वीप कितने होते हैं और महासागर कितने होते हैं। ठीक है। तो ये आपके महाद्वीप हो गए, ये आपका जो है कि महासागर हो गया। ठीक है। तो कितना होता है, महाद्वीप आपके जो है कि होते हैं 7 और महासागर होते हैं 5। आपको अगले चैप्टर में मिलेगा कि कौन कौन से 7 महाद्वीप हैं और कौन कौन से 5 महासागर हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा ये प्रश्न आपके जो है कि TRE 3.0 ये PIT में आपका प्रश्न पूछा गया था। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम प्रतीक क्या है? तो इसका जो है कि फाइनल आंसर की में धुआंरे या वतिमुख माना गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी है। ठीक है। ये आपका जो है कि प्रीवियस ईयर का है जो कि इस चैप्टर से मिलता जुलता है। अब देखिए यहाँ से ये आप जो है कि देख पा रहे होंगे ये गैस एवं राख। ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपका क्या है, जो है कि अंतिम प्रतीक या जो है कि अंतिम प्रतीक क्या है? तो अंतिम प्रतीक जो है कि गैस, राख व धुआंरे, यही सब जो है कि आपका अंतिम प्रतीक होता है ज्वालामुखी का। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से ये आपका हो गया। ठीक है। देखिए भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है और किस पर मापी जाती है? देखिए प्रश्न क्या है, ये भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई या भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है? तो रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए मैं आपको बोला था क्या आप जानते हैं करके अगर दिया गया है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दी गई होती हैं। ठीक है। देखिए भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। यहाँ से प्रश्न है भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। ठीक है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंच सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 यानी कि 6.0 होती है अथवा उससे अधिक होती है तो बहुत ही शक्तिशाली, और जो है कि जिसकी तीव्रता 7 पॉइंट यानी कि 7.0 होती है अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। ठीक है। तो सर्वाधिक शक्तिशाली आप याद रख सकते हैं 7.0 आखिरी है और जो है कि न्यूनतम कितना है 2.0 है। ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नदी द्वारा बनाया गया भू दृश्य है? तो कौन सा नदी द्वारा बनाया गया भू दृश्य है? तो जलप्रपात ये भी नदी के द्वारा बनाया जाता है। विसर्प ये भी जो है कि नदियाँ बनाती हैं। चांप झील का निर्माण भी नदियों के द्वारा होता है। तो इसीलिए आपका जो है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब 7 नंबर का देखते हैं। ये देखिए ये बाढ़ का मैदान है और देखिए बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, देखिए तटबंध हो गया, विसर्प हो गया, चांप झील हो गया, ये सभी नदियों के द्वारा बनता है। ठीक है। अब देखिए बाढ़कृत मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? ठीक है। तो आसान है, आपको जो है कि पता भी होना चाहिए कि बाढ़कृत मैदान का यानी कि बाढ़ को कहाँ से आती है?
नदियों के द्वारा ही तो आती है। और गंगा क्या है, नदी है, जिससे बिहार के इलाकों में और जो है कि यूपी के इलाकों में बहुत जगह गंगा नदी की काट भी जो है कि अ, और बिहार में जो है कि कोसी, बिहार का शुक बोला जाता है कोसी नदी को, तो उससे बाढ़ आता है। तो आप जो है कि कॉमन सेंस भी अगर लगाएंगे तो नदी आप जो है कि टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिएगा सबसे पहले जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो ये नदी जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो सबसे पहले चांप झील, विसर्प, तटबंध, बाढ़ का मैदान, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए देखिए जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं। यानी कि ये वाला जो मोड़ है, ये वाला जो मोड़ है, ये वाला जो मोड़ है और ये वाला, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं। ठीक है, ये आपका जो है कि विसर्प हो गया। अब देखिए इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे हम लोग चांप झील बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ से ये कट गया है ये वाला भाग, तो ये जो है कि चांप झील का निर्माण यहाँ पे हो गया है। ठीक है, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ के मैदान का जो है कि निर्माण होता है। ठीक है, बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। और देखिए इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का जो है कि निर्माण होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपको याद होना चाहिए कि ये जो घुमावदार मोड़दार जो है इसे हम लोग विसर्प बोलते हैं, और ये जो मोड़दार वाला जो कट के अलग हो जाता है ये चांप झील है। तो यही सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन पूछा जाता है, जो कि आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए नदी के मुहाने पर बनने वाला स्थल रूप कौन सा है, यानी कि नदी के मुहाने पर बनने वाला स्थल रूप कौन सा है। तो नदी के मुहाने पे जो है कि डेल्टा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से एक और प्रश्न आपका जो है कि पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है कि कौन सा है, तो सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक है, जहाँ पे सुंदरी वृक्ष की प्रधानता है। और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन कौन नदी करती है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ करती हैं। ठीक है, दुनिया का यहाँ पे थोड़ा सा अगर लिख के किया जाए, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, और सुंदरवन, सुंदरवन का डेल्टा हो गया। कौन कौन नदियों से इसका निर्माण होता है, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी इसका जो है कि निर्माण करती है। ठीक है, और जो है कि यहाँ पे गंगा को जो है गंगा को जो है कि इस गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पद्मा के नाम से। और जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको जो है कि पता होना चाहिए, ये आप हम जो है कि पहले करा चुके हैं। अब देखिए यहाँ से समुद्री तरंग द्वारा बनाई गई दीवार जैसी आकृति क्या कहलाती है, यानी कि समुद्री तरंग द्वारा बनाई गई जो दीवार जैसी आकृति होती है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है फ्रेंड्स स्टैक। स्टैक होता क्या है, अभी आपको चित्र में नीचे दिखेगा। फिलहाल आप जो है कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखिएगा, स्टैक। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको चित्र में यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृति, ये जो होल जैसा बना हुआ है इसे तटीय मेहराब बोलते हैं। और ये जो है कि यहाँ पे ऐसा अगर देखिए समुद्री गुफा है और ये देखिए अलग से कट गया है। ठीक है, ये दीवार जैसी जो है ये आपको स्टैक दिखाई दे रहा होगा। मैं अगर थोड़ा सा अगर आपको जूम करके दिखाने का प्रयत्न, देखिए यहाँ पे स्टैक। ठीक है, तो यही है जो दीवार जैसी आकृति बनती है समुद्र से, इसे हम लोग स्टैक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्टैक हम लोग बोलते किसे हैं, देखिए देखिए यहाँ से अगर शुरू से अगर पढ़ा जाए तभी जो है कि हम लोग को जो है कि समझ में बढ़िया तरीके से आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से समुद्री तरंग के कार्य, देखिए समुद्र तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण
तटीय स्थलाकृति बनाती है। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा बोलते हैं। ये जो है कि समुद्री गुफा इसे बोलते हैं। इन गुफाओं के बड़े अ, होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। देखिए केवल छत ही बची है। ये केवल छत ही बची है, ठीक है, ये वाला। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तटीय मेहराब बोलते हैं, ठीक है। देखिए केवल छत ही बची जिसे हम लोग तटीय मेहराब बोलते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देती है और केवल दीवारें बचती हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैक बोलते हैं। तो यहीं से फ्रेंड्स, यहीं से प्रश्न जो है कि बनता है। अगर आ जाए कि स्टैक हम लोग किसे बोलते हैं, तो आपको जो है कि अगर पहले सुने नहीं है कि स्टैक क्या होता है, तटीय मेहराब क्या होता है, तो आप जो है कि प्रश्न को गलत कर देंगे। लेकिन अगर आप पतली पतली बुक्स हैं एनसीईआरटी की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, तो अगर आपके प्रश्न जो है कि एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और कैंसिल वाला एग्ज़ाम को देखा जाए तो सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक्स से ही पूछे गए हैं। तो आपको जो है कि टीआरई 4 देखिए उसकी चहल-पहल शुरू भी हो गई है। आपको देखने को बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जो है कि अपनी पढ़ाई को करते रहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ से समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या बोलते हैं? समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंग किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप जो है कि याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से रेगिस्तान में अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक कौन सा है? यानी कि रेगिस्तान में अपरदन एवं क्षरण का जो है कि कारक कौन है या किनके द्वारा होता है? रेगिस्तान में अपरदन एवं क्षरण, तो ये जो है कि पवन के द्वारा होता है। देखिए रेगिस्तान है, चारों तरफ जो है कि वहाँ पे अ, बालू ही होते हैं, ठीक है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब हवा बहती है तो वहाँ पे जो है कि वहाँ के रेत का जो है कि अपरदन एवं निक्षेपण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि सी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगला प्रश्न अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा, देखिए निम्न में से पवन द्वारा बनाई गई भू आकृति यही है जो देखिए अभी प्रश्न ऊपर था कि रेगिस्तान में अपरदन एवं क्षरण के कारक कौन है, तो जो है कि पवन के द्वारा होता है या हवा के द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन पवन द्वारा बनाई गई भू आकृति अपरदन एवं क्षरण होता है तो कुछ आकृतियां भी बनती हैं रेगिस्तान में, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे छत्रक शैल का निर्माण होता है, बालू के टिब्बा का निर्माण होता है और लोएस का निर्माण होता है, ठीक है। तो लोएस ये अधिकतर जो है कि चीन में पाए जाते हैं। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि डी आप याद रखिएगा, ठीक है। ए, बी और सी ये तीनों जो है कि आपका सही है। अब देखिए यहाँ से देखिए पवन का कार्य हो गया। और देखिए चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। ये देखिए बालू का टिब्बा है, ठीक है। यही जो है कि पवन का कार्य है। पवन एक स्थान से दूसरे स्थान पे मृदा का अपरदन एवं क्षरण होता है तो बालू के टिब्बे बनते हैं, ठीक है। देखिए रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। और देखिए पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू का टिब्बा बोलते हैं, ठीक है। और लोएस हम लोग किसे बोलते हैं? जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोएस बोलते हैं। और लोएस अधिकतर कहाँ पर पाए जाते हैं? चीन में विशाल लोएस के निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग फ्रेंड्स बोलते हैं वितरिका। वितरिका हम लोग बोलते हैं जब समुद्र में नदी पहुँचते पहुँचते उनकी धाराओं में विभाजित हो जाती है, अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वितरिका बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से 13 का जो है कि देखेंगे, देखिए सबसे पहले इनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए देखिए ये मुख्य नदी है और यहाँ पे अगर विभिन्न भागों में देखिए बट गई है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वितरिका बोलते हैं। तो चित्र से भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। देखिए जिनको वितरिका कहा जाता है, यह नदी
इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढे जो डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो अभी हम लोग ऊपर बोले हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन का डेल्टा है, जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और जो है कि सुंदरवन के डेल्टा में सुंदरी वृक्ष की प्रधानता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण चीज़ें आपके जो है कि एग्जाम में बनती हैं। ठीक है, देखिए भूपर्पटी पर खुला एक छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा, देखिए ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं, तो इसे हम लोग ज्वालामुखी बोलते हैं। देखिए यहाँ से ये छोटा सा छिद्र है और यहाँ से देखिए पृथ्वी के बाहर कुछ चीज़ें यहाँ पे निकल रही हैं, जैसे गैस, राख, लावा के रूप में। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्थल मंडल प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर जो कंपन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं भूकंप। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। भूकंप किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि आपका ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से देखिए स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को हम लोग क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए भूकंपी तरंगे कितने प्रकार की होती है? तो अभी मैं पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि PSL आपको बताया था। तो भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं और 3 प्रकार इसमें नहीं दिया गया है, तो आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। तो आसान प्रश्न भी अगर 5 ऑप्शन विद BPSC का जो है कि लेवल इसीलिए कठिन हो जाता है क्योंकि इसमें 5 ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, और डी और ई ये इतने खतरनाक ऑप्शन से फ्रेंड्स, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आसान प्रश्न को भी हार्ड बना देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अब देखिए भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुपस्थ तरंगे, पृष्ठीय तरंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसे कहते हैं, यानी कि वह एग्जैक्ट वह जो स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग उद्गम केंद्र बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ से उद्गम होगा उसको हम लोग उद्गम केंद्र बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको हम लोग चित्र के माध्यम से अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ से ये हमारा जो है कि यहाँ से PSL तरंगे ये हो गया है। हाँ, ये देखिए जहाँ से हम लोग देखिए वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। देखिए यहाँ से इसी को जो है कि पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से ये हो गया है, देखिए सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो सबसे ऊंचा जो है कि जलप्रपात कहाँ पर है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, जो कि दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा ये आपका जो है कि यहाँ से दिया गया है। देखिए विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा यहाँ से ये जो है कि अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, जो आपकी चीज़ें बुक में दी गई हैं। देखिए नियाग्रा जलप्रपात का यहाँ पे चित्र भी बनाकर दिया गया है। ठीक है, ये आपको जो है कि पता ही चल गया है। चांप झील, बिसर्प, ये सब आप जो है कि ऊपर ही पढ़ चुके हैं। निम्न में से कहाँ पर छत्रक शैलें पाई जाती हैं? तो छत्रक शैलें फ्रेंड्स कहाँ पर पाई जाएंगी? छत्रक शैलें वहाँ पर पाई जाएंगी जहाँ पर रेगिस्तान होगा। ठीक है, तो रेगिस्तान ये जो है कि आपका रेगिस्तान में ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बालू के टिब्बे और लोएस ये सभी क्या हैं?
ये ये जो है कि रेगिस्तान में ही बनते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये देखिए पवन के कार्य, क्या प्रश्न पूछा गया था। देखिए रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें हम लोग छत्रक शैल बोलते हैं। बालू का टिब्बा और लोएस, ये देखिए लोएस, ये तीनों पवन के द्वारा ही बनते हैं और ये सभी कहाँ पर बनते हैं, रेगिस्तान में ही बनते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निम्न में से कहाँ पर चाँप झील पाई जाती है। तो अभी मैं ऊपर आपको बताया था, बिसर्प हो गया, तटबंध हो गया, बाढ़ का मैदान हो गया, चाँप झील हो गया, ये सभी नदी के द्वारा जो है कि बनते हैं, यानी कि नदी घाटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से और बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 20 का हम लोग देखेंगे। देखिए, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह क्या बनाती है। तो देखिए, जब नदी किसी खड़े ढाल ऊपर से नीचे गिरता है तो क्या बनता है, जलप्रपात बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये झील और बिसर्प ये सभी नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। जो है कि ये ऐसे ऊपर वाला चित्र जो आप देखे थे, ये जो कट जाता है ये चाँप झील हो जाता है। ये वाला घुमावदार भाग है, इसे हम लोग बिसर्प बोलते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ से, देखिए जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। ठीक है, देखिए ये चित्र भी दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। देखिए ये सभी नदी के द्वारा जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो चाँप झील, बाढ़ का मैदान, बिसर्प, ये सारी चीज़ें, तटबंध, ये सारी चीज़ें बनती हैं। अब देखिए यहाँ से निम्न में से कितनी तीव्रता वाला भूकंप सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। देखिए 2.0 वाला सबसे जो है कि कम शक्तिशाली वाला है और 7.0 ये जो है कि सर्वाधिक शक्तिशाली वाला भूकंप माना गया है, जिसमें पूरा तहस नहस हो जाता है। ठीक है, तो आप जो है कि इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से महाद्वीप एवं महासागर की सतहें किस पर टिकी हुई है। तो अभी मैं ऊपर आपको बताया था, ये जो है कि स्थल मंडल की प्लेटों पर जो है कि टिका हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से और महाद्वीप कितने होते हैं, 7 होते हैं। महासागर कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से, देखिए स्थल मंडल प्लेट भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी होती हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए स्थानीय लोग किस प्रकार भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, और ये प्रश्न आपका टीआरई 1 में पूछा भी गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि स्थानीय लोग किस प्रकार भूकंप की संभावना का जो है कि अनुमान लगाते हैं। तो देखिए जानवरों के व्यवहार के अध्ययन से, तालाब में मछलियों की उत्तेजना से और सांपों के धरातल के आने से स्थानीय लोग जो है कि भूकंप के आने की संभावना का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से, देखिए यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हैं तो इसके प्रकार तैयार हैं तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। देखिए स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना और सांपों के धरातल के आने से जो है कि भूकंप की संभावना हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अब भूकंप से कैसे बचा जाए, ये सारी चीज़ें। अब देखिए गुजरात के भुज शहर में विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आया था। तो ये जो है कि सीटेट में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही आसान है। 2001 में जो है कि गुजरात के भुज शहर में विनाशकारी भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता क्या थी, 6.9, यानी कि एकदम विनाशकारी भूकंप था। ठीक है, देखिए अत्यधिक विनाशकारी है, बहुत सारी जनधन की हानि हुई थी, तो इसीलिए ये जो है कि आपके एनसीईआरटी के बुक्स में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये कब आया था, तो 26 जनवरी 2001 को ही आया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये आप जो है कि यहाँ से देख सकते हैं। देखिए भुज में भूकंप के झटके, 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप का जो है कि आया था। ठीक है, इसमें जनधन की हानि हुई थी और मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील, गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता भी मांगी थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लेना चाहिए। ठीक है,
तो भूकंप के दौरान फ्रेंड्स देखिए रसोई की काउंटर में, मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में जो है कि आश्रय लेना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स जितने प्रश्न बन सकते हैं सभी चैप्टर को जो है कि इसमें एक भी प्रश्नों को छोड़ा नहीं गया। आसान हो चाहे हार्ड प्रश्न हो, सभी को इसमें इंक्लूड किया गया। देखिए भूकंप के दौरान किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो भूकंप के दौरान किन चीज़ों से दूर रहेंगे आप? तो भूकंप के दौरान फ्रेंड्स आग वाले स्थान से दूर रहेंगे, खिड़कियों और दर्पण वाले जो शीशे वाले जो स्थान हैं, तस्वीर फ्रेम टूटने वाली सभी चीज़ों से आप जो है कि दूर रहेंगे। ठीक है, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए ये आपका जो है कि हो ही गया है। ये देखिए ये भी हो गया है। देखिए भूकंप से बचाव की तैयारी, भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? तो सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर, मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। और किन से दूर रहना चाहिए? आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास से, टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से आपको दूर रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। हिमनद क्या है? तो हिमनद क्या होगा? हिमनद वही होगा जहाँ की हिमानी बर्फ की नदियों को हम लोग हिमनद बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निम्न में से कौन सी हिमनद की निक्षेपण विशेषता है? तो हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या होती है? तो हिमोड होती है। आपका जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके जो है कि बुक में भी दिया गया है। सबसे पहले ये आपका जो है कि हो गया है वितरिका, ये आपका हो ही गया है, स्टैक हो गया है। देखिए हिमनद के कार्य, देखिए हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। और हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेप होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का जो एक निर्माण करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपका बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निम्न में से कहाँ पर निम्न में से कहाँ पर विशाल विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं? तो अभी मैं आपको ऊपर बताया था कि चीन में विशाल लोएस के निक्षेप पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका हो गया। देखिए चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं और ये सारी चीज़ें आप जो है कि पढ़ चुके हैं ऊपर ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो फ्रेंड्स ये भी चैप्टर आपका जो है कि कंप्लीट होता है। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स देखिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।